हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, भाग 5 में। अगर हम भाग की बात करें तो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होंगे। ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी होंगे, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI भी इसे कहा जाता है। इन्हीं को ये महान्यायवादी ये भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं, सबसे बड़ा विधिक सलाहकार महान्यायवादी। देखिए, हम नीचे लिखते चल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोग चाहे तो उसे नोट डाउन करते चले, चाहे तो हमारे साथ समझते चले। ठीक है, लेट्स लर्न। भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी, विधि मतलब कानूनी अधिकारी या विधिक सलाहकार मतलब कानूनी सलाहकार। याद रखिएगा, भारत सरकार के बोल रहे हैं हम पर्सनली ना तो राष्ट्रपति के रूप में कह रहे हैं, ना तो प्रधानमंत्री के, ना तो उनकी मंत्रिपरिषद के। भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार के रूप में हम किसे जानते हैं? महान्यायवादी को, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, इसमें से कुछ दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो बहुत सारे, लेकिन हम 2 ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल के विषय में चर्चा करेंगे। एक 76 और एक है 88। ठीक है, आर्टिकल 88। चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन के तैयार हुआ हमारा। भारत सरकार के सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार किसे कहते हैं? महान्यायवादी जी को। पहले भारत सरकार के पहले महान्यायवादी कौन थे? देखो, पहले महान्यायवादी, अगर हम बात करें पहले महान्यायवादी की तो MC सीतलवाड़ प्रथम महान्यायवादी। MC सीतलवाड़ प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़। और वर्तमान समय के महान्यायवादी, वर्तमान समय में महान्यायवादी कौन है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिनका कमेंट आया रहेगा उनका हम नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जरूर लेंगे। आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं महान्यायवादी के विषय में। जो महान्यायवादी होते हैं, इनका कार्यकाल, इनका पहले समझ लेते हैं नियुक्ति। महान्यायवादी जी की नियुक्ति नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अगर हम योग्यता की बात करें तब इनके पास वह योग्यता होनी चाहिए जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यता होती है, वही योग्यता महान्यायवादी बनने के लिए होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, आप लोग देख लीजिएगा। वह भारत का नागरिक हो, ये तो सब में रहता है।
वह कम से कम 5 साल तक 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज का या न्यायाधीश का काम किया हो और कम से कम एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में अधिवक्ता 10 साल तक अधिवक्ता या वकालत या वकील रह चुका हो। वही योग्यता महान्यायवादी बनने के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इनके कार्य एवं शक्तियों की बात करें। महान्यायवादी की कार्य एवं शक्तियाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उसी को हम लोग पहले समझते हैं। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि यह संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदनों में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है, भाग ले सकता है, उसमें बोल भी सकते हैं, लेकिन उनमें मतदान नहीं कर सकते हैं। भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। या हम सबसे सीधा तो वोट नहीं दे सकते। ये बात आर्टिकल 88 में कहा गया है कि जो महान्यायवादी होते हैं उन्हें भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होने के नाते उन्हें संसद के दोनों सदनों में भाग लेने की, उसमें बोलने की और उसकी कार्यवाही या संचालन में भाग लेने की वो शक्तियाँ तो है, लेकिन वह संसद का किसी भी सदन के सदस्य न होने के कारण, उस जो संसद का सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसके सदस्य न होने के कारण उसमें वोट करने का अधिकार उन्हें नहीं होता है। ठीक है, वही बता रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में भाग तो ले सकते हैं, उसमें बोल तो सकते हैं, लेकिन उसमें वोट या मतदान नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी कानून बनता है ना, तो वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसमें पारित होता है, फिर वह राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उसमें ये महान्यायवादी वोट या मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल 88। इनसे दो ही जो है तो बहुत सारे, लेकिन हम दो ही इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, एक 76 एक 88। सभी हमको याद थोड़ी ना करने रहते हैं। महान्यायवादी का हो गया। जो महान्यायवादी होते हैं, ये हमने क्या लिखा है, देखिए, जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो सरकारें बनती हैं, जो पूरे भारत की कानून व्यवस्था का निर्माण करती हैं, उन्हें चलाती हैं, क्या उनके पास कोई योग्यता ऐसी होती है कि उन्हें कम से कम इतने तक का पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी उनके पास डिग्रियां होनी चाहिए? ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं ना। तो वो सही से कानून को बना पाएँ, सही से ऐसे निर्णय ले पाएँ जो कि भारत के जनता के हित के लिए हो, या ऐसे कानून बना पाएँ जिसमें जो संविधान के अनुरूप हो। इन सब चीज़ों के लिए एक महान्यायवादी को बनाया गया। ठीक है, ऐसे पद का सृजन किया गया संविधान में। इनका मेन काम ही यही होता है कि ये भारत सरकार की किसी भी विधि संबंधी या कानून संबंधी बनाने में उनकी सहायता कर सकें। ठीक है, और इनकी जब नियुक्ति होती है तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, पहले वीडियो में हमने अपलोड भी किया है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो सभी काम लगभग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 74 में भी कहा गया है ना कि उसके बाद जो है ये महान्यायवादी भारत सरकार की सहायता करते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसे को सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला ऐसे फंस भी जाता है तो भी उसमें भी वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं भारत सरकार की सहायता करने में। तो इनके ऊपर काफ़ी सारे बर्डन होते हैं, बहुत सारे। तो इनके बर्डन को कम करने के लिए ही बनाया गया है, एक नया पद सृजित किया गया है, सॉलिसिटर जनरल। और इनकी भी सहायता करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल भी एक ही होते हैं, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 4 होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए
बनाया गया है सॉलिसिटर जनरल, इनके कार्यभार को कम करने के लिए या इनके कामकाज में सहायता करने के लिए, और इनकी भी सहायता करने के लिए यहाँ पे बना दिया गया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा महाधिवक्ता। ये तो हो गया महान्यायवादी। केंद्र सरकार की बात करें तो महान्यायवादी, जिस तरह केंद्र सरकार में महान्यायवादी होते हैं सेम टू सेम उसी तरह राज्य सरकार में राज्य सरकार में महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। देख लेते हैं थोड़ा सा महाधिवक्ता। हम बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं। महाधिवक्ता, इनकी बात करें तो वो केंद्र सरकार से थे, ये राज्य सरकार से रिलेटेड है। ठीक है, हम डिफरेंस अच्छा बता रहे हैं आपको, डिफरेंस भी समझते चलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। देख लीजिए, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, केंद्र सरकार, और ये राज्य सरकार। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार। ठीक है, इनका प्रावधान आर्टिकल 76, इनका प्रावधान हमने एक ट्रिक आपको बताया था जब संसद पढ़ा रहे थे, तो 79 में संसद, जिस प्रकार केंद्र सरकार में संसद है उसी प्रकार से राज्य सरकार में विधानमंडल है। तो 79 में हम 89 जोड़ देंगे तो वही ट्रिक यहाँ पर भी 76 में अगर 89 प्लस करेंगे तो 165। ठीक है, 9 6 15 5 हासिल लगे 1 8 7 15 1 16, 165 में महाधिवक्ता। ये ट्रिक है हमारी 89। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हमको चाहे केंद्र सरकार के याद कर लीजिए चाहे राज्य सरकार के। जैसे अगर हमें राज्य सरकार के याद रहेगा 165 में महाधिवक्ता, तो हम इसमें -89 करेंगे, केंद्र सरकार का निकल जाएगा। अगर हमें याद रहेगा केंद्र सरकार का 76 में महान्यायवादी, तो जो कार्य केंद्र सरकार में महान्यायवादी करते हैं सेम वही प्रोसेस राज्य सरकार में महाधिवक्ता का होता है। तब यहाँ पे 89 प्लस कर देंगे, 165 में निकल जाएगा। ठीक है, और हमने एक और आर्टिकल आपको बताया कार्य एवं शक्ति में, आर्टिकल 88 में क्या बताया कि वह संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी कार्यवाही में, संचालन में, बोलने का सबका अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं और इनके सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए ये मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किंतु वोट नहीं दे सकते। क्यों वोट नहीं दे सकते, अभी हमने आपको बताया ना, क्योंकि वो लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते हैं, इसीलिए वोट देने का अधिकार नहीं है। और महान्यायवादी सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होने के कारण वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, उनके संचालन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 88, अब आर्टिकल 88 में फिर हम प्लस 89 करेंगे, कितना 88 में प्लस 89 करेंगे तो 9 8 17 के साथ हासिल लगे 1 8 8 16 1 17 177।
ये आ गया राज्य सरकार का। आर्टिकल 177, अनुच्छेद 177, ये महाधिवक्ता से रिलेटेड है कि वह विधानमंडल के किसी भी सदन में, मतलब विधानसभा में, विधान परिषद में बोलने का, उनकी कार्यवाही, उनके संचालन में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह विधानसभा और विधान परिषद के किसी भी सदन के सदस्य न होने के कारण उन महाधिवक्ता को वोट देने का अधिकार नहीं है। यह आर्टिकल 77 में कहा गया है। हम लिख देते हैं, देख लीजिए। विधान सभा और विधान परिषद किसी भी सदन में, किसी भी सदन की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। हमें छोटा सा छोटा वीडियो का बनाने, हमारा यही पर्पज़ है कि हम छोटा सा छोटा वीडियो में आपको काफ़ी मैटर प्रोवाइड करा दें, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसकी एक ट्रिक है 89। ओके डन। ये केंद्र सरकार का, ये राज्य सरकार का। जो काम केंद्र सरकार में महान्यायवादी करते हैं वही काम राज्य सरकार में महाधिवक्ता करते हैं। एक बार हम फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, महान्यायवादी सबसे, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या इसका एक दूसरा नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से, और वो यह अब महान्यायवादी जी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। इनके पास वही योग्यता होती है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होती है। उसी प्रकार से अगर हम महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। अगर महाधिवक्ता जो है, इनके पास भी वही योग्यता होनी चाहिए जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। और आर्टिकल, यहाँ पे महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो संसद के किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते हैं। और उसी प्रकार से महाधिवक्ता के विषय में कहा गया, क्योंकि ये राज्य सरकार के हैं, तो महाधिवक्ता के विषय में अनुच्छेद 177 के तहत कहा गया है कि वो विधानमंडल के किसी भी सदन में, मतलब विधानसभा, विधान परिषद में भाग ले सकते हैं उनकी बैठकों में, लेकिन मताधिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक नया पद आता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा करते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।